आज हम आ चुके हैं सीहोर जिला, जिसमें आपने सुना होगा आष्टा। बिलीव ही नहीं हो रहा आप काफी हमारे अच्छा गाँव है सामने। आपका। मतलब चलिए, अभी मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है आपसे मिलने की, इतनी खुशी हो आपका रही है। नाम है पूजा? हाँ सर, पूजा मेवाड़ा। पूजा मेवाड़। नमस्ते। नमस्ते, आपका क्या नाम है? रानी मेवाड़ा सर। मैं अच्छा। हम दोनों हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, साथ में पढ़ते हाँ, हैं। मेरी बड़ी चलिए। सिस्टर है। बस आप लोग यही ध्यान रखना, कम पढ़ाई हो लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होना Yes, चाहिए। sir. अभी मेंसुरेशन चल रहा है ना अपना? अभी सर जियोमेट्री हुआ है, यहाँ पे मेंसुरेशन मैंने सिर्फ फॉर्मूलास लगाए हैं यहाँ हाँ। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? बिल्कुल, सब लोग बढ़िया हो, एकदम मस्त मजेदार। जय हिंद, राम राम। कैसा लगा आप लोगों को हर घर विनर्स अभियान का एपिसोड 2? मजा आया? अच्छा, देख लिया है वीडियो? बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देखा है, फुल वीडियो यूट्यूब पे कल रात को लॉन्च हो चुका है, तो आप सभी इसको जरूर देख लेना। ठीक है भाई? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके घर भी आते हैं। मजा आया? हम्म। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। विनर्स की टी शर्ट चाहिए? विनर्स की टी शर्ट दो ही तरीके से संभव है। या तो आप इंदौर आओ तो आप ऑफिस से खरीद सकते हैं, और अगर हम आपके घर आए तो फिर आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, दो ही तरीके विनर्स की। या फिर तीसरा, सिलेक्शन। सिलेक्शन लोगे तब भी टी शर्ट मिल जाएगी, वो भी फ्री में। हम्म। चलो, अभी करते हैं शुरुआत, है ना? काफी सारी चीजें आज हमें देखनी है। आखिरी में आज मैं फिर कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा क्लास के एंड में। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। फुल स्क्रीन करिए और शुरू करिए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, चलो, अच्छी बात है राजेंद्र। हम्म। बिल्कुल, अगला नंबर राजस्थान, झारखंड, यूपी, बिहार का ही है। ठीक है। सिलेक्शन वाली टी शर्ट लोगे तो उसका मजा अलग ही रहेगा। चलो, आ जाओ, देखो। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है, जो तल पर 2 मीटर चौड़ा और शीर्ष पर 3 मीटर चौड़ा है। नहर की गहराई 1 मीटर है और 100 मीटर लंबी है। तो इस नहर की अधिकतम क्षमता क्या है? देखिए, आपको एकदम से ये क्लिक नहीं करेगा कि अनुप्रस्थ काट, समद्विबाहु, समलंब, तल पर, मतलब ये कैसी नहर है। लेकिन अगर आपने आजकल की पक्की नहर देखी होगी, देखो, पुराने जमाने की जो नहर होती थी उनको तो सिंपल बस खोद दिया जाता था। लेकिन आजकल जो पक्की बोलना चाहिए नहर जो बनती है, कैनल्स जो बनती है, वो किस प्रकार की होती है आपने ध्यान दिया होगा? वो इस प्रकार की बनती है। ऐसा आपने ढाल देखा होगा, फिर ऐसी समतल रहती है और ऐसी रहती है। इस प्रकार की नहर आजकल बनती है ना? और इस प्रकार की नहर का बनने का मतलब क्या है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो ये आपका ट्रेपेजियम है, जिसको हम बोलते हैं समलंब। हां या ना, समझ में आई कैसी नहर बन रही है? हम्म। ठीक है।
अच्छा चलो, अच्छी बात है बिट्टू। हाँ ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझिए। आप इसको ऐसे समझो कि ये नहर का सामने से, मतलब आप सपोज करो नहर को सामने से खड़ के देख रहे हो तो ऐसी है, लेकिन नहर तो इसके पीछे पूरी बनी हुई है, मतलब नहर की लंबाई तो बहुत है ना, ये पूरी ऐसी लंबी पूरी नहर है जो काफी आगे तक जा रही है। तो हमें क्या करना है, इस नहर की क्षमता निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, या हिंदी में इंग्लिश में कहा जाए तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इस नहर की बहुत लंबाई है ना, तो जितनी लंबाई होगी जैसे होगा वैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और जितनी उसकी लंबाई होगी उसका अगर गुणा कर देंगे तो हमें इसका क्या है, पूरा आयतन पता चल जाएगा, इसकी पूरी क्षमता पता चल जाएगी। हाँ या ना? ठीक है। अब आपको पता है कि इसका जो आयतन होता है, सॉरी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 दोनों भुजाएं और उसकी ऊंचाई, और यहां लंबाई से मतलब क्या है, इस नहर की लंबाई, इसको मैं कैपिटल एल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना भाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, और मैंने आपको कहा था आयतन का, वॉल्यूम का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि आप उसका आधार का क्षेत्रफल निकालिए, बेस का एरिया निकालिए और लंबाई का गुणा कर दीजिए, तो आप उसका आयतन निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो अगर इस प्रकार की नहर है जो अपने आप में समलंब चतुर्भुज है और ये काफी लंबाई में है, तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, जितनी लंबाई होगी वो उसका आयतन आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आप देखिए क्या क्या बोला गया है। आपसे कहा गया है नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर है, तो नहर की लंबाई मैंने 1 मीटर कर दी, है ना। 1 मिनट, नहर की गहराई 1 मीटर है, सॉरी गहराई 1 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जैसे मैं यहां पे एक और बना देता हूं, है ना, ये हो गया इस प्रकार का, इसकी गहराई 1 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है ना। तल पर 2 मीटर चौड़ा है, शीर्ष पर 3, यानी ऊपर चौड़ाई 3 है, नीचे चौड़ाई कितनी है, 2 है, और इसकी लंबाई कितनी है, 100 है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 100 है। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई, 100 आ गई। इधर आ जाएं तो 1/2 ए प्लस बी, दोनों भुजाएं दोनों साइड्स, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और इसकी चौड़ाई या गहराई कितनी है, तो वो है आपकी हाइट, जिसको यहां पे क्या बोल रहे हैं, 1, और 100 मीटर लंबी है। बस इसको हमें सॉल्व करना था। ये हो जाएगा 500, 500 का आधा 250 क्यूबिक मीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस नहर का क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। बताओ, बात क्लियर है, समझ में आई? बोलो, ओके है, क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए। सो फाइनली आज हम इसके आगे शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस इसके बनते हैं, वो सब बातें मैं आपको आज सिखाऊंगा, है ना। प्रिज्म, या हिंदी में प्रिज्म, इंग्लिश में भी प्रिज्म, और शायद मेरे पास छोटा सा एक प्रिज्म रखा हुआ हो, मैं 1 मिनट ढूंढ लेता हूं। हाँ, एक छोटा सा प्रिज्म रखा है जिससे आपको समझाया जा सकता है।
ठीक है, कुछ डायग्राम्स हैं, मैं आपको इनसे समझा दूंगा, बाकी अब कहीं से और बड़े प्रिज्म बुलवाने पड़ेंगे। हाँ, व्यापम में प्रिज्म आता है, बिल्कुल। प्रिज्म हर एग्जाम में अब आने लगा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आएगा ही, लेकिन उसके क्वेश्चंस आजकल परीक्षाओं में दिखने लगे, तो आपका सीखने में फायदा है, उसको सीखिए, उसी में भला है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है प्रिज्म वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसको एकदम आसान भाषा में मैं कहूं कि प्रिज्म क्या है ना। तो देखिए, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, छोटा सा करके इसको बाजू में कर रहा हूं मैं। अब समझना प्रिज्म किसे बोलते हैं। किसी भी अगर 2D आकृति को, हमने जितनी भी 2D आकृति देखी थी, चाहे वो एक स्क्वायर हो, चाहे वो एक रेक्टेंगल हो, चाहे वो एक सर्कल हो, ठीक है, चाहे एक त्रिभुज हो, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, इसके अलावा चाहे वो क्यों ना पंचभुज या षटभुज में से कुछ हो, है ना, इस प्रकार की हर आकृति को, हर 2D आकृति को 3D में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी 2D आकृति की अगर हाइट बढ़ा दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3D में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, हर 2D आकृति की अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाए या एक के ऊपर एक बहुत सारी उसी आकार की चीजें रख दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रिज्म बन जाएगा। एक गलतफहमी आपकी मैं दूर कर दूं, कई लोगों को लगता है कि बस यही प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक ही होता है और वो इस प्रकार का होता है। बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। प्रिज्म सिर्फ यही नहीं होता, प्रिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, ये जो आप देख रहे हो ये त्रिभुज का प्रिज्म है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आधार। हम हमेशा त्रिभुज को खड़ा रखेंगे तो आपको यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा है ना। अब ऐसे त्रिभुज जोड़ते गए तो बहुत सारे त्रिभुज जुड़कर ये क्या बन गया, त्रिभुज के आधार वाला प्रिज्म बन गया। तो आपको यहां पर इस बात को समझना है कि प्रिज्म का जो आधार है वो कुछ भी हो सकता है ना। प्रिज्म का बेस मैटर करता है। तो अगर किसी प्रिज्म का आधार इस प्रकार का है, देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको एकदम एक्यूरेट प्रिज्म बना के बताता हूं। ठीक है, जैसे हमने एक ये ले लिया, फिर इसी को हमने क्लोन करा। थोड़ा सा बस इसका बेसिक समझना, बेसिक समझ लोगे तो मजा आएगा आपको। फिर आप बोलोगे कि अच्छा, प्रिज्म तो हम आज तक समझते ही नहीं थे कि प्रिज्म क्या होता है, आज आप समझोगे। ये देखिए, ये यही प्रिज्म है, लेकिन मैंने इसको क्या करा है, इसको अलग ढंग से खड़ा कर दिया। प्रिज्म सेम है लेकिन इसको मैंने अलग तरीके से खड़ा कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा प्रिज्म है, मैं आपको इससे समझा सकता हूं, है ना। शायद आपको ये दिखाई दे रहा हो, थोड़ा मैं आपके पास कर देता हूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या ये प्रिज्म है? फिलहाल जिस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है उसी तरीके से आपको इधर प्रिज्म की फोटो दिख रही है, लेकिन सारे प्रिज्म हम इस तरीके से लेंगे। यानी कोई भी प्रिज्म आपको अगर रखना है तो मैंने अभी ये जो आकृति बनाई है ये इस प्रकार का प्रिज्म है। ठीक है, मतलब मैंने प्रिज्म को पहले ऐसे पकड़ के रखा था जिस तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा है, अब मैंने प्रिज्म को ऐसा खड़ा कर दिया है ना। तो अब ये जो प्रिज्म है ये खड़ा हुआ है। तो आप देखिए इस प्रिज्म का आधार क्या है। इस प्रिज्म का आधार अपने आप में एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। सोचिए, एक ट्राइंगल को मैंने इस प्रकार से रखा और उसके ऊपर बहुत सारे त्रिभुज रख दिए, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये अपने आप में एक प्रिज्म बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं, ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग है। अब आप देखिए, ये हमने एक वर्ग को, एक स्क्वायर को प्रिज्म में बदल दिया, तो ये ऐसे अपने आप में क्यूबॉइड भी हो सकता है
ये अपने आप में घनाभ भी हो सकता है। घनाभ क्या है? घनाभ एक आयत को आपने ऊंचाई में बदल दिया तो वो घनाभ बन गया। रेक्टेंगल की आपने हाइट बढ़ा दी। रेक्टेंगल क्या था? एक सिंपल सी 2D आकृति थी, आपने उसको सॉलिड कर दिया, उसको ठोस बना दिया और उसकी ऊंचाई उठा दी तो वो 3D में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी अपने आप में एक प्रिज्म ही है ना। ये ध्यान रखिए। जैसे गोला, अब ये क्या था? ये अपने आप में एक वृत्त था, हमने इसको ठोस कर दिया तो ये जिसको हम बेलन के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है? ये भी एक प्रिज्म है। आधार इसका वृत्त है और बहुत सारे वृत्त को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते गए तो वो क्या बन गया? वो प्रिज्म बन गया। और एक और आखिरी चीज आपको दिखा देता हूं, ये है आपका षटभुज। आपको 6 भुजाएं दिख रही होंगी, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, है ना। तो ये आपका एक षटभुज है, हेक्सागन है। अब हमने जब षटभुज एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे तो ये क्या बन गया? ये भी एक प्रिज्म बन गया। तो शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि सारे जो प्रिज्म हैं वो 2D आकृतियों को आपने 3D में कन्वर्ट किया है। क्या आपको बेस मेन बात समझ में आई? ठीक है। जैसे हम और किसी को लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे एक पंचभुज लिया, है ना। ये हमने एक पंचभुज लिया इस प्रकार का, ठीक है। फिर हमने यहां पे एक और बनाया कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये क्या है? ये एक पंचभुज को हमने क्या करा? एक पंचभुज को हमने कन्वर्ट कर दिया पिरामिड प्रिज्म में। पंचभुज भी मेरे पास रखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। छोटे बच्चों वाले डायग्राम ही हमें मिले इंदौर जैसे शहर में। तो ये आप देखिए एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। और 5 भुजाओं के ऊपर जब हमने बहुत सारे पंचभुज पेंटागन रखे तो ये क्या बन गया? एक प्रिज्म बन गया, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार एक पंचभुज है, यानी पेंटागन है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि प्रिज्म सिर्फ यही नहीं होता है, प्रिज्म बहुत प्रकार के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म जो है ये भी अपने आप में एक प्रिज्म होगा। जैसे हम ये बनाया एक हमने, है ना। इसके अलावा हमने एक यहां पे थोड़ा सा इसको ऐसे ही ले लिया, ठीक है। इसको आपने इससे मिला दिया, या फिर पूरा पूरा आप ले लो, चलो इसको इससे मिला दिया, फिर आपने इसको इससे मिला दिया, है ना। ये तो थोड़ा सा नाप तोल के बनाएंगे तो और बेटर बनेगा। और इसको आपने इससे मिला दिया तो ये भी क्या है? अपने आप में एक प्रिज्म है, जो कि बहुत गंदा बना है लेकिन ये है ना। षटभुज का प्रिज्म बन सकता है, गोले का बन सकता है, सब का प्रिज्म बन सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिज्म किस बला का नाम है। बोलो हाँ या ना? ओके भाई यहां तक? हाँ, ठीक है। क्यूबॉइड और प्रिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, वही है ना। प्रिज्म के अंतर्गत सब आ जाते हैं। हम इसको लेते हैं, देखो इसका प्रिज्म बनाते हैं। इसका अच्छा बन जाएगा।
ये हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी जो हमने एक नहर बनाई थी ना, वो यही है ना। अगर सोचो कोई इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है जिसको प्रिज्म में बदलेंगे तो वो एक प्रकार की नहर ही तो हुई। तो वो नहर भी ऐसी बननी थी जो अनंत बहुत आगे लंबाई तक ली जा सकती थी। देखो, चतुर्भुज को प्रिज्म में बदलते हैं। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये देखो, ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज को आपने प्रिज्म में बदल दिया। ओके, छोटे बच्चे ही तो हो तुम लोग। छोटे बच्चों जैसे ही तो पढ़ाना पड़ेगा। पिरामिड अलग चीज है, पिरामिड भी आपको अभी समझाएंगे। चलो, ओके है बात। अब अगली बात आती है, अब आप समझ गए प्रिज्म क्या होता है। ये समझ लोगे ना तो आपको फॉर्मूले के साथ आप खेलोगे। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मूला भी बनाना सिखा दूंगा, लेकिन आपको पहले रियल प्रिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब हम अगला ये चर्चा करते हैं कि फॉर्मूले बने कैसे। देखो, इसके फॉर्मूले पढ़ लो। एक आएगा वक्र पृष्ठ, और हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रिज्म का सवाल आएगा तो प्रिज्म को ऐसे इमेजिन मत करना, हर प्रिज्म को खड़ा हुआ मानना, है ना। ये आपके दिमाग में प्रिज्म की आकृति ऐसी बैठी हुई है, ऐसे नहीं, हमें प्रिज्म को हमेशा खड़ा रखना है, यह ध्यान रखना, है ना। मतलब प्रिज्म का आधार क्या है, इससे आप प्रश्न को हल कर पाओगे कि उसका बेस क्या है। क्लियर है। तो अब आप आगे समझिए मेरी एक छोटी सी बात। यहां पे आपसे बोला है समकोणीय प्रिज्म, ठीक है। समकोणीय प्रिज्म, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको आप छोड़ें, ये फॉर्मूले सब में लग जाएंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, हम उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। सबसे पहला आपका आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेरे पास कोई खाली स्लाइड है क्या? नहीं है। एक मिनट, एक स्लाइड मुझे खाली करना पड़ेगा, तो मैं इसको छोटा कर दूं। अब देखो, मैं आपको अब यह सिखाऊंगा कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। फॉर्मूले आप एक बार नजर घुमा लो। अगर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप अब क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे मान लो अगर किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है तो परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा उसका वक्र पृष्ठ। अब यहां वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा वो भी समझ लो। वक्र पृष्ठ का मतलब यह होगा, देखो ये नीचे त्रिभुज है, ऊपर त्रिभुज है, इन दोनों को छोड़ दो। वक्र पृष्ठ मतलब इसके चारों तरफ क्या है। अब एक बहुत ध्यान से आप सोचिए, ये एक पिरामिड आपके एक प्रिज्म आपके सामने है, इसका आधार एक त्रिभुज है, इसका ऊपरी हिस्सा भी त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुज को छोड़ दें तो इसके चारों तरफ या इसके तीनों तरफ तीन आयत हैं, तीन रेक्टेंगल हैं। सोचो जरा आप, ये अपने आप में क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1, 2 और 3, इसके तीनों तरफ क्या है? इसके तीनों तरफ तीन आयत है, ठीक है। अब आप सोचिए, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया एक प्रिज्म है कुछ इस प्रकार का, है ना, जो ऐसे यहां पे पूरा बना हुआ है, ये देखो, ये प्रिज्म बना दिया हमने। अब सोचो इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है ना। अब आप यहां समझना, एक भुजा ए है, ए मतलब, अब सोचो इस आयत के लिए, ये तो अपने आप में एक आयत है, ऊंचाई तो सब में कॉमन रहेगी। हर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहां पे क्या है? इस प्रिज्म की ऊंचाई है, और चौड़ाई मतलब त्रिभुज की एक भुजा। तो एक भुजा ए इंटू हाइट, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सोचो ये प्रिज्म जब खड़ा होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? ये देखो, ये ऐसे, ये प्रिज्म आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ये नीचे त्रिभुज की एक भुजा है और ये अपने आप में एक ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए इंटू एच।
हो गया। अब इधर चलो, तो अब इसका त्रिभुज की एक दूसरी भुजा आ जाएगी। इस त्रिभुज की एक भुजा ए हो गई, एक भुजा बी हो गई, एक भुजा सी हो गई। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरा आयत क्या हो जाएगा, उसकी भुजा बी है और ऊंचाई क्या है, एच है, तो इसका क्षेत्रफल बी इंटू एच। फिर तीसरे पे आ जाओ, त्रिभुज की तीसरी भुजा इंटू ऊंचाई, तो तीसरी भुजा को मैं यहां बना देता हूं, तो एक हो गया सी और एक हो गया आपका एच, तो सी इंटू एच। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। समझ में आया? अब अगर हम वक्र पृष्ठ मतलब तीनों आयत का योग, और हर आयत का अपने आप में एक त्रिभुज की भुजा, साइड ऑफ वन ट्राइंगल इनटू हाइट, साइड ऑफ सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इनटू हाइट, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इनटू हाइट, तो एक भुजा गुणा ऊंचाई, दूसरा भुजा गुणा ऊंचाई, तीसरी भुजा गुणा ऊंचाई। अब यहां पे जब आप इसको करोगे ए इंटू एच, बी इंटू एच और सी इंटू एच, तो यहां पे ए बी सी कॉमन निकल जाएगा, सॉरी एच कॉमन निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये तो त्रिभुज का परिमाप होता है ना। तो जो भी आधार है उसका परिमाप, यानी उसकी पेरीमीटर निकाली, और किसका गुणा कर दिया, ऊंचाई का गुणा कर दिया, हाइट का गुणा कर दिया। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आपको बस ये देखना है कि जो भी प्रिज्म है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, और उसकी हाइट क्या है ना। तो बेस का पेरीमीटर निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कैसे बना यह समझने की जरूरत है। बताओ ओके है? ठीक है। ओके भाई, अब आप इमेजिन करिए, अगर आपसे मैं बोलूंगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, आपने वक्र पृष्ठ निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, लेकिन आपने नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को छोड़ दिया था। नीचे भी त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज है, तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बोथ, ये भी एक अपने आप में आधार है, ये भी आधार है, अगर तीनों आयत में, पर्टिकुलर में इसी प्रिज्म की बात कर रहा हूं, अगर तीनों आयत के साथ, आयत के क्षेत्रफल के साथ, तीनों रेक्टेंगल के एरिया के साथ, अगर नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब आधार जो भी हो, आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार त्रिभुज भी हो सकता है, आधार पंचभुज भी हो सकता है, आधार षटभुज भी हो सकता है, आधार चतुर्भुज भी हो सकता है, आधार समलंब चतुर्भुज हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है। तो आधार का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल मतलब दो बार आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो संपूर्ण पृष्ठ, तीनों चारों पांचों छहों साइड जो होंगी वो ऊपर और नीचे, ये आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। और शुरू से आपको सिखा रहा हूं, किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। अभी हमने नहर वाला, कैनाल वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी वही था। तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा उसका आयतन क्या है। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़ा तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना आप आराम से प्रिज्म को समझ लोगे। और अगर आपने प्रिज्म का बेसिक समझा तो आपको समझ में आएगा कि प्रिज्म एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, है ना। जितना आपने 2D 3D में पढ़ा है वही फॉर्मूले यहां पे इनडायरेक्टली हम घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं। तो आपको रियल प्रिज्म के साथ, डायग्राम के साथ, सारी चीजों के साथ समझाने का उद्देश्य यही था कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, कायदे से आपको फॉर्मूले यहां पे याद करने की जरूरत ही नहीं है। यह मेरा उद्देश्य था कि फॉर्मूला कैसे बना। अब आपको अगर इसका बेस अच्छे समझ में आया तो अब आप प्रश्नों को एकदम धुएं की तरह उड़ा दोगे। ये लीजिए पहला सवाल, प्रश्न को ढंग से पढ़िए। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपको यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आधार क्या है, प्रिज्म किससे बना है, प्रिज्म का बेस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ,
अच्छे से आ गया, इजी। वेरी गुड। किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं सो एंड सो है, ऊंचाई दी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, त्रिभुज पर आपका पूरा प्रिज्म खड़ा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? अब आपको पता है कि एक तरफ लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ लेंगे, प्लस ऊपर और नीचे के दोनों त्रिभुज लेंगे, यानी ट्वाइस ऑफ आधार का क्षेत्रफल, ट्वाइस ऑफ आधार का क्षेत्रफल, ट्वाइस ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि त्रिभुज में 3 आयत होते हैं, 3 रेक्टेंगल हैं, ऊपर और नीचे जो 2 त्रिभुज होते हैं। तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि आपको तीनों भुजाओं का योग लेना है, a प्लस बी प्लस सी, और इंटू हाइट कर देना है। तो तीनों भुजाओं का आपको, तीनों फलक का, तीनों पृष्ठ का, तीनों सरफेस का पता चल जाएगा। तो 9 प्लस 12 प्लस 15, 9 प्लस 12 प्लस 15, तो 15 12 27 9 36, 36 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, तो तीनों साइड्स का जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो पता चल गया। अब अगला काम क्या है? हमें त्रिभुज, नीचे भी त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज है ना, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल, अब आप देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी ये स्केलिन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज के लिए पहले एस निकालना पड़ता है, तो तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कितना हो गया 18। फिर एस माइनस ए, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर एस माइनस बी 6 बचेगा, एस माइनस सी 3 बचेगा, और इनके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है जी, तो 18 का मतलब 9 इंटू 2 9, 3 इंटू 2 और 3। अब देखिए बाहर क्या क्या जा सकता है, 9 2 बार है, 1 बाहर, 2 2 बार है, 1 बाहर, 3 2 बार है, एक और ये भी बाहर। तो 9 का दुगना 18, 18 का 3 गुना 54, यानी एक ट्राइंगल का एरिया 54 है। तो 2 ट्राइंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 108, 108 इसमें जुड़ेगा, तो 882। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका, बहुत आसानी से, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है, आप अगर यहां पे थोड़ा ध्यान से देखते तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 3 4 5 का अगर 3 गुना करोगे तो ये 9 12 और 15, ये एक ट्रिपलेट है। तो ये 9 था, ये 12 था, ये 15 था, तो आप एरिया निकाल सकते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भी आपका एरिया 54 आ जाता। यहां मैंने स्केलिन मानकर करा, और ये अपने आप में एक ट्रिपलेट के रूप में सेट हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो भी एरिया कितना आएगा 54। दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी बात पे अगला सवाल। ठीक है, करेक्ट। किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, बेस ऑफ अ प्रिज्म इज ट्रेपेजियम, उसकी भुजाएं दी हुई हैं, दूरी दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करना है। नहर वाला सेम यही प्रश्न है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया क्या है? अपने आप में ट्रेपेजियम है, तो 1/2 सम ऑफ बोथ साइड्स इंटू उसकी हाइट, और फिर इसकी पूरी हाइट कितनी है ना, प्रिज्म की हाइट कितनी है वो, एंड दैट इज इक्वल टू 1056। 1/2 आ गया, बोथ साइड 14 और 8 कितना हो गया 22, बीच की दूरी है 8,
प्रिज्म की हाइट नहीं पता और 1056 पूरा वॉल्यूम है। काटापीटी करो और जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, हाइट क्या आ रही है। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा आप अगर कर लोगे तो। 2 से कैंसिल होगा 11 बार, 11 से कैंसिल होगा 8 से कैंसिल होगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, खत्म। नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल ठीक। 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को आधार मानते हुए, प्रिज्म का आधार मानते हुए एक प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम 270 है, प्रिज्म की ऊंचाई बताइए। अब देखो, आपको बोला है आयतन। आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। तो यहां पे बेस क्या है? एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल करके इनटू हाइट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। यहां पे बेस क्या है? आधार क्या है? एक त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो लेकिन आपसे कहा गया है कि एक ट्राइंगल है और अंतःवृत्त का मतलब होता है इन रेडियस या इन सर्कल या जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बने, है ना, तो वहां पे आपका क्या बनता है? वहां पे आपका बनता है अंतःवृत्त, है ना, इन सेंटर अंतः केंद्र होता है इसमें। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः वृत्त की बात आती है या अंतः त्रिज्या की बात आती है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप बराबर स्मॉल आर, यानी उसकी अंतः त्रिज्या, है ना। अरे अंतः त्रिज्या दिया है, इन रेडियस दिया है, तो कुछ तो यूज होगा, है ना। क्या यूज है हम वही समझ रहे हैं। तो हमें एरिया नहीं पता, इसका मतलब परिमाप में अगर त्रिज्या का गुणा कर दिया जाए तो वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ, और रेडियस कितनी दी हुई है? अंतःवृत्त की त्रिज्या, ट्राइंगुलर बेस इज 3 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगुलर बेस इज 3, तो ये आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 45/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 45/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 45/2। हाइट हमें नहीं पता और इसका वॉल्यूम हमें पता है जो अपने आप में 270 है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 270 का 2 से मल्टीप्लाई करके 45 से आप डिवाइड कर दोगे, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा? 9 से 5 बार, 30 बार, 5 से 6 बार, तो हाइट ऑफ प्रिज्म इज 12। दिस इज योर फाइनल आंसर, 12 सेंटीमीटर। डी आपका आंसर है। बस, किसी ने अगर इस आज के प्रिज्म की बेसिक जो शुरुआत की चीजें उसको मिस किया, आपको अब कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने इसके शुरुआत में बेसिक बातें समझाई है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा था, क्योंकि समझ में आ गया तो आप एकदम उड़ा दोगे। मतलब आपको लगेगा सर कुछ भी नहीं है, आज तक हमने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें तो कोई दम ही नहीं था। तो बस वो बेसिक समझ में आ गया तो आप पार। नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, कहां से कहां जा रहे हैं हम। तो अब आपको बेसिक को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे, है ना। 15/2 क्यों लिया? क्योंकि एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है? 15, 15 का आधा कितना हो जाएगा? 2, 15/2। और अंतः त्रिज्या कितनी है? 3, तो 15 दिया 45/2। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाइट, वॉल्यूम, ये आ गया। नेक्स्ट। मजा आ रहा है? जो लोग प्रिज्म पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? सोचा था आपने इतना इजी होगा ये? हम्म।
कुछ भी दम नहीं था। चलो देखें, समबाहु त्रिभुज का आधार है, बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस पे पूरा प्रिज्म खड़ा हुआ है, उसका आधार का क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, प्रिज्म का तिर्यक पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, यानी आपको लेटरल सरफेस आपको पता लगाना है ना। चलो देखो, आपको पता है कि अगर कोई इस प्रकार का त्रिभुज है तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो 173 है। हाइट दी हुई है क्या प्रिज्म की, नहीं, और आयतन दिया हुआ है क्या, हाँ 10380 है ना। तो इससे मुझे इस प्रिज्म की हाइट पता चल जाएगी। सब कुछ इस बार पका पकाया दिया हुआ था, है ना। एरिया ऑलरेडी दिया हुआ था आपको कि क्षेत्रफल 173 है, हाइट नहीं पता थी, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10380। अगर 173 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है जी, तो अब क्या करें, कितनी बार डिवाइड हो सकता है, आखिरी में 8 आया है, 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 42 और 1 43, 4 6 4 10, एग्जैक्ट 6 गुना है 173 का, यानी हाइट आ गई 60। हाइट कितनी आ गई, 60। तो अच्छी बात है, हाइट अपने को पता चल गई, है ना। अब समझो तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ को इंग्लिश में बोला है लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसका मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया या जो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है इसका मतलब एक ही है ना। तो वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको परिमाप चाहिए, पेरीमीटर चाहिए और इनटू हाइट चाहिए, तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हाइट आपको पता चल चुकी है, अब आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होगा, अब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का गुणा, यही परिमाप होगा। तो अब आपको क्या पता लगाना है कि भुजा कितनी है, तो आपको बोला है क्षेत्रफल 173 है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 173। ठीक है भाई, ए स्क्वायर को यहीं रहने दो, 173 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √3, है ना, √3 इधर 4 इधर। अगर ये √3 हट जाएगा तो क्या में √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हम केवल 1.73 ले लेते हैं, है ना। अब क्या होगा देखो, 173 से 173 हट जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो इसके आगे भी 2 जीरो लग जाएंगे, यानी ये 400 हो जाएगा। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो आपको पता चल गया कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 है। अगर एक भुजा 20 है तो तीन भुजा कितनी होगी, 60। एक साइड 20 है तो तीनों साइड 60। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, सब एक ही बात है। आंसर 3600 आएगा, 3600 आएगा। बोलिए, ठीक है बात इतनी। आया मजा। सब कुछ 2D का खेल है, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा जो कुछ नया हो। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। वॉल्यूम दिया था, हाइट पता चल गई, एरिया दिया था, भुजा पता चल गई, वक्र पृष्ठ का बोला था तो परिमाप में ऊंचाई का गुणा करते हैं। एकदम धनिया पुदीना बना दिया अपन ने इसको। क्वेश्चन नंबर 121। हम्म
और इसको सीखने में ही भला है भाई, आज का जो जमाना है उसमें आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। पुराने फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिल्कुल 2D का सब कुछ पता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, आराम से चीजें बन जाएंगी आपसे। ओके, चलें समझें। प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है कि ऊंचाई 15 है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, आयतन ज्ञात करें। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ भी क्या होता है, वो होता है परिमाप इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वर्ग है, तो आधार का क्षेत्रफल का दुगना करते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का ऊंचाई से गुणा आधार के क्षेत्रफल का दुगना इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। लेकिन आपको अभी भुजा नहीं पता है, लेकिन ऊंचाई पता है, जो कितनी है, ऊंचाई आपको पता है जो 15 है। आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना करेंगे तब जाके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 608 मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है ना। परिमाप गुणा ऊंचाई, 4 गुणा भुजा, वर्ग है स्क्वायर है, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा गुणा ऊंचाई, आधार वर्ग का क्षेत्रफल गुणा दुगना बराबर ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 60A ट्वाइस ए स्क्वायर 608। अब क्या होगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 60A और माइनस 608 बराबर ए बराबर 0। हम अगर चाहें तो पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा ए स्क्वायर 30A 304 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसको जोड़ने घटाने पे 30 आ जाए लेकिन गुणा करने पर 304 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 38 और 8 देखना, अगर 38 प्लस का हो और 8 माइनस का हो तो 38 में से 8 गया ये आ जाएगा, और 8 इंटू 8 64 का 4 कैरी 6, 8 और 3 24, 24 प्लस 6 304 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनको प्लस करने पे 30 प्लस का आ जाएगा, माइनस करने पे ये आ रहा है, लेकिन हम साइन चेंज करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो जो प्लस का 38 है वो माइनस का 38 हो जाएगा और माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस वाला हट जाएगा, तो यहां प्रत्येक भुजा क्या मानी जाएगी, 8। ए की वैल्यू पता चल गई, तो आयतन पता लगाना है, वॉल्यूम पता लगाना है। अब मुझे बताइए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कि आधार का क्षेत्रफल का हाइट से मल्टीप्लाई। तो एक भुजा 8 है, वर्ग का क्षेत्रफल 8 का वर्ग और ऊंचाई कितनी है 15, तो 8 का वर्ग हो गया 64, 64 को 15 से गुणा करेंगे, 0 कैरी 6, 90 और 6 96, 960 क्यूब सेंटीमीटर ये प्रिज्म का क्षेत्रफल सॉरी आयतन आ जाएगा। ये आंसर है आपका। आया आनंद, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन।
किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है, लंबवत भुजाएं 10 और 12 हैं, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है, घनत्व यानी उसका जो डेंसिटी है वो 6 है, 6 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का भार यानी वजन, वेट आपको बताना है। बहुत ही हलवा सवाल है, जल्दी बोलो। सुनो अब मेरी बात। आपको पता है कि जो बेस है वो अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आयतन का फॉर्मूला लगाना है। तो आयतन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है। लंबवत भुजाएं मतलब क्या हो गया कि एक भुजा 10 है, एक भुजा 12 है, लेकिन यहां क्या है नहीं पता, लेकिन जरूरत भी नहीं है। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया पता है कितना आ गया? 60। तो एरिया आ गया एक ट्राइंगल का 60 और इसकी हाइट कितनी है? 20। तो इसका वॉल्यूम आ गया 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इस प्रिज्म का वॉल्यूम है। अब उन्होंने बोला कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर का वजन 6 ग्राम है ना? तो हमारे पास तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 6 का गुणा कर दो तो 7200 ग्राम या 7.2 किलोग्राम का प्रिज्म बनेगा। ये आपका आंसर है। बस इतना सा काम था। आई बात समझ में? भाई हमारे पास जो प्रिज्म बना वो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर का है और उन्होंने बोला कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर 6 ग्राम का, एक 6 ग्राम का तो 1200 कितने ग्राम का? 7200 ग्राम या 7.2 किलो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके भाई, अगला। हाँ, हाँ जी। हो गया। देखो, आधार एक चतुर्भुज है जिसका ए बी 9 है। एक चतुर्भुज है ना? हम इस प्रकार से एक चतुर्भुज ले लेते हैं और नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। और ए बी कितना है? ए बी 9 है। बी सी कितना है? 14 है। सी डी कितना है? 13 है। और ए डी कितना है? 12 है। और डी ए बी 90 डिग्री है। डी ए बी ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का है ना? और 90 डिग्री का है मतलब ये वाली भुजा एकदम सीधी है। ऐसा चतुर्भुज है ये 90 डिग्री का है। और ये कितना था? 9। और ये कितना था? 12। ओके भाई। फिर क्या बोला है? प्रिज्म का आयतन 2070 है, तो प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठ बताना है। आयतन मतलब क्या हो गया कि एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब हमें इसका क्या पता करना पड़ेगा? हमें पता लगाना पड़ेगा इसका एरिया। एरिया कैसे पता लगाएंगे? आप एक डायगोनल खींच दीजिए, एक विकर्ण खींच दीजिए, तो ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर मुझे बताओ कि 9 आया है, 12 आया है, भाई 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो इसका 3 गुना करा 9 12 और 15, ये एक ट्रिपलेट हो गया। अगर यहां 9 आया है, यहां 12 आया है, तो यहां 15 आएगा। तो आप समझो
मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया बताओ, देखो एक विकर्ण मैंने खींचा तो ये अपने आप में दो ट्राइंगल्स बन गए, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से 6 बार, 6 से 9 बार, तो इसका एरिया तो 54 आ गया। आगे बढ़े, अब इसका ट्राइंगल बीसीडी का एरिया निकालना है। अब इसकी एक भुजा 15 है, एक 14 है, एक 13 है, तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, सबको जोड़ो तो 13 + 14 + 15 यानी 42, 42 का आधा करेंगे 21, तो यहां पे अर्ध परिमाप कितना है 21 है। तो एस माइनस ए, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, और 21 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये सारे जुड़ जाएंगे। 21 का मतलब क्या हो गया 7 × 3, फिर 7, 8 का मतलब क्या हो गया 4 × 2, और 6 का मतलब क्या हो गया 3 × 2। अब देखो बाहर क्या क्या निकल सकता है, 7 2 बार है, 1 बाहर है ना, 3 2 बार है, 1 बाहर, फिर 2 2 बार है तो 1 बाहर, और 4 भी किसका स्क्वायर होता है 2 का, है ना जी। तो 7 का 3 गुना 21, 21 का दुगना 42, 42 का दुगना 84, यानी आ गया 84, है ना। तो एक 53 है, एक 84 है, ये दोनों अगर जुड़ गए तो ये कितना बन जाएगा 138। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 138, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 138। हाइट मुझे नहीं पता लेकिन वॉल्यूम मुझे पता है, विच इज 2070। अगर 2070 को 138 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी। भाग देके देखना जरा कितना आ रहा है, समझ में आया यहां तक? हाँ देख लो एक बार। एक डायगोनल खींचा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तुरंत ट्रिपलेट से पकड़ में आ गया। फिर इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया 54। फिर ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, हीरोज फॉर्मूले से उनका एरिया निकाला। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 138 का हाफ 6 और 9 69, ये 15 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा ये 15 बार कटेगा। 15 मतलब आपका क्या हो जाएगा, हाँ 15 बार ये कैंसिल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ 15 आ रहा है। चलो अब आपसे जो पूछा है उस पे आ जाओ। आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो परिमाप क्या हो गया, परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, है ना। तो चारों भुजाओं का योग कितना आ गया, तो आप यहां पे क्या करोगे, सबको जोड़ोगे तो आपका 12 + 14 कितना हो गया 26, 26 में 13 जोड़ दिया तो कितना आ गया 39, 39 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 48, और हाइट कितनी है 15, 12 15 चौक 60 और 12 720, 720 इज द आंसर। 720 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब बोलो आया मजा? एकदम हलवा। ठीक है, मजा आया? चलो अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी जानकारियां दे दूं। पहली चीज तो ये कि आपने हर घर विनर्स योजना देखी होगी, है ना। फिर कई सारे बच्चों का कमेंट आया हमारे घर आ जाओ, लेकिन हमें आपका एड्रेस और नहीं पता है, और आप अगर पहले से बता दोगे तो हमारे लिए प्लान करना इजी होता है ना। तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी डिटेल्स 8889995567, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना।
अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कोर्स और अपना एग्जैक्ट एड्रेस कि आप कहां से हैं, है ना। तो अगला जो भी नंबर रहेगा, और इसके बाद फिर आपके पास प्रॉपर कॉल आएगा, आपको पहले पूरा बताएंगे, है ना, सारी चीजें आपसे, आपकी कुछ डिटेल्स भी मांगी जाएगी जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, है ना। तो वो हमारी टीम पूरा काम करती है। उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ भैया आपके घर अब सर आएंगे, और सब पहले से आपको बताएंगे। तो आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दो ताकि हम प्लान करें, और जब भी आना होगा वो हम बताएंगे। तो आप एक तो इस पे व्हाट्सएप कर देना। दूसरी आपको इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मुझे ये देनी थी कि कल और परसों कुछ अर्जेंट मुझे काम आ गया है, जो मुझे कल ही पता चला है, और इसके लिए मैं इंदौर से बाहर निकल रहा हूं अभी 11 बजे, है ना। मतलब आपकी क्लास, इसके बाद एक क्लास और लूंगा, और अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। तो 2 दिन, मतलब मैं एक्चुअली वेंसडे को मॉर्निंग में आऊंगा, लेकिन मॉर्निंग में आते आते भी मुझे 9 या 10 बज जाएगा। तो ट्यूसडे और वेंसडे 2 दिन में अवेलेबल नहीं हूं, इंदौर में नहीं हूं, अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। तो 2 दिन आप कुछ पुराना प्रैक्टिस रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर मैं शनिवार और कुछ करके उसको कवर कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पुराना आपके पास वैसे भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये कुछ बचा ही होगा, तो 2 दिन में उसको आप कवर कर लेना, है ना। तो 2 दिन हम नहीं मिल पाएंगे, फिर हम गणेश चतुर्थी के दिन बुधवार को मिलेंगे। अब बुधवार को, अगर बुधवार को सुबह तो क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसा भी रहेगा, थर्सडे से तो कंफर्म है, गुरुवार से तो कंफर्म रहेगा। वेंसडे का अगर कुछ और हो पाया तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन काम ऐसा है कि जाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 दिन छुट्टी मनाइए, आप पुराना पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर गुरुवार से हम वापस से मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए विदा लेते हैं आपसे, और गुरुवार वापस मिलते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस और बची हैं। इसके बाद आपको पिरामिड और छिन्नक, फ्रस्टम पढ़ाना है, कुछ मिक्स क्वेश्चंस एडवांस लेवल के कराना है, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। तो 2 से 3 दिन मान लीजिए चैप्टर और चलेगा ये। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।